हर्षदीप, सर ये स्किल जो आपको करवाया था वो समझ में आया है? यस सर आया। 1857 का जो रिवोल्ट करवाया था और उसके पहले की मैंने ब्रिटिश पॉलिसीज करवाई थी। यस सर। चलो, जब तक अरुण आ रहा है तब तक हम एक काम करते हैं कि जितना भी कल का और परसों का रिवाइज किया था, क्योंकि वो वाली चीज इंपॉर्टेंट है, तो मेरे को एक बार ब्रीफ कर दो कि मैंने क्या क्या बताया था आपको और आपको क्या क्या चीजें याद हैं, और अगर किसी चीज में डाउट है तो वो भी क्लियर कर लेते हैं। जब अरुण आ जाएगा थोड़ा सा वेट कर लेते हैं उसका, फिर स्टार्ट करेंगे। यस, बताओ। सर कहाँ से बताना है, सिख वॉर से जा? पहले आप नहीं, सिख वॉर नहीं, पहले आप मेरे को 1857 के रिवोल्ट के बारे में कॉजेज बता दो। सर उसके कॉजेज थे कि जो हिंदूज के जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक जो कार्ट्रिजेज थे उनका यूज किया था, उसमें बुल और काउस का मीट था, जिसकी वजह पॉर्क, से पॉर्क, यस पॉर्क और बीफ, बुल नहीं बीफ, बीफ। ओके राइट? सर। हाँ, यस सर। आगे आगे। और उसके हिंदू जो है वो उन्होंने मना कर दिया कि वो उनको नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और फिर इसकी वजह से 1857 का रिवोल्ट हुआ था। 1857। 57। हाँ, ठीक है। ये सरुण आप बताइए। मैंने आपको इसका कोर्स डिस्कस कर दिया था कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, क्या क्या चीजें हुई थी, ये चीज मैंने डिस्कस करी थी। सिर्फ कल मैंने कॉजेस डिस्कस किए थे ना। ठीक है। ये सरुण प्लीज एक बार कॉजेस बता दीजिए, कल जो मैंने 1857 के रिवोल्ट के आप लोगों को बताए थे, कि आपको वो समझ में आए हैं? यस सर। तो थोड़ा सा मुझे एक बार ब्रीफ कर दो उसके बारे में, ताकि मुझे आइडिया हो जाए। चलिए बताइए। सर जो एक तो इंडियन आर्मी थी सर, उनको ब्रिटिश सोल्जर से सैलरी कम मिलती थी सर, ना उनको मिलते थे सर। ठीक है। और सर जो इसमें सर एक इमिटेड रीजन था सर, जो न्यू था सर, इमिटेड रीजन था सर, जो इनफील्ड राइफल थे सर, उसमें काओ एंड पिग वो क्या करते थे सर, बनते थे सर उनके। ठीक है। जो हिंदू मुस्लिम के लिए सर उनका उनके धर्म के खिलाफ थे सर जो, इसलिए सर 29 मार्च 1857 में सर मंगल पांडे नाम के सिपाही ने उनको कैंसिल कर दिया सर वो चलाने से। तो सर फिर इधर से ही शुरुआत हुई थी सर। ओके। देखिए, चलिए मैं आपको एक बार कोर्स डिस्कस कर देता हूँ वापस से, क्योंकि मैंने कल कोर्स जो था थोड़ा ब्रीफ में बताया था आपको, एग्जैक्ट कोर्स वॉर का नहीं बताया था, कि जो मतलब किस तरीके से वॉर कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे क्या हुआ। ठीक है। अब जैसे कि जो आप यार प्लीज अपना ना माइक ऑफ कर लो, आपके माइक में से आवाज आ रही है। यस। देखिए, तो जैसे कि मैंने बताया था, जो इमीडिएट कॉज थे वो क्या था, जो रॉयल इनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस करी थी ब्रिटिश ने, उसमें के जो कार्ट्रिज थे उनको किससे बनाया गया था? पॉर्क से, पॉर्क के मीट से और बीफ के मीट से, राइट? हाँ। और जो बीफ है वो हिंदू में, हिंदू धर्म के लिए काफी ज्यादा सेक्रेड है, और जो पॉर्क है वो मुस्लिम्स में मतलब अच्छा नहीं माना जाता है, उसको खराब माना जाता है। और जो कार्ट्रिज होते थे उनको मुंह से खोलना पड़ता था, इसीलिए एक तो ये रीजन था इसका। और जो दूसरा रीजन था, दूसरा रीजन मतलब दूसरा जो रीजन था वो ये अफवाह फैली थी कि जो आटा होता है ना, आटे में
जो हड्डियों का चूरा होता है वो मिला के ब्रिटिशर्स सिपाहियों को खिला रहे हैं, राइट। ये दो मेन कॉजेज थे। अब देखो क्या होता है, 29 मार्च 1957 को 34 नेटिव इन्फेंट्री का जो एक जवान होता है, उनका नाम क्या होता है, मंगल पांडे। मंगल पांडे क्या करते हैं, इस कार्ट्रिज को यूज करने से मना कर देते हैं। जब इस कार्ट्रिज को वो यूज करने से मना कर देते हैं और क्या करते हैं, अपने एक सीनियर ब्रिटिश ऑफिशियल को वो गोली से मार देते हैं। अब क्या होता है, ये वाली चीज हो जाती है। इसके बाद ऐसे ही दूसरे जो इन्फेंट्री के या दूसरी बटालियंस के जो सैनिक होते हैं वो करना शुरू कर देते हैं, और 19th नेटिव इन्फेंट्री जो कि बहरमपुर में थी, उसने भी रिफ्यूज कर दिया इन कार्ट्रिजेस को यूज करने के लिए। ये वाली चीज समझ में आई? यस अर्शदीप? यस सर। यस अरुण? यस सर। उसके बाद क्या होता है कि 7th अवध इन्फेंट्री जो होती है वो भी क्या करती है, रिफ्यूज कर देती है, और जो 3rd नेटिव कैवलरी होती है वो भी इन सब चीजों से करने से मना कर देती है। अब देखो क्या होता है, अब ये लोग क्या करते हैं, 1857 को 10 मई 1857 मेरठ से ये रिवोल्ट शुरू होता है, और जो ये रेबिलियन होते हैं, ये जो सिपाही होते हैं, ये क्या करते हैं, बहादुर शाह जफर को अपना लीडर मानते हैं। ऐसा कहते हैं कि ये हम दिल्ली चलेंगे, लोगों को अपने साथ जोड़ते हुए चलेंगे, और बहादुर शाह जफर जो उस टाइम के मुगल एम्परर थे उनको अपना लीडर बनाएंगे। उनकी लीडरशिप के अंडर हम क्या करेंगे, इस रिवोल्ट को आगे लेके जाएंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, वाई बहादुर शाह जफर? क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि आप सुल्तान के रूप में पूरे इंडिया में जब दिल्ली में थे, इंडिया पूरा चलाया है, इसलिए उनको अब देखो, इंडिया में 250-300 साल से लगभग मुगल एम्पायर सेटअप हुआ था जब बाबर ने लोधी को हराया था 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, राइट। 1526 से लेके 1857 ऑलमोस्ट 320-30 साल हो गए। अब 300 साल से ज्यादा अगर कोई एम्पायर इंडिया के ऊपर जिसने रूल किया है, तो लोगों को ऑब्वियसली यही लगेगा कि इतने बड़े रिवोल्ट में जो इसका एम्परर है, इस एम्पायर का, वो हमारी मदद ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। तो इसीलिए क्या किया, जो ये सिपाही थे इन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर माना और दिल्ली की तरफ मार्च करना शुरू किया। दिल्ली की तरफ मार्च करने के दो रीजन थे। एक तो जो दिल्ली था वो पॉलिटिकल सेंटर था उस टाइम, और जो बहादुर शाह जफर था वो दिल्ली में ही रह रहा था। These were the two reasons why the rebellion decided to move towards Delhi. जेल में नहीं था। जब 1858 में इस रिबेलियन को सप्रेस कर देती है ब्रिटिश, तब उसको जेल में डालती है। कहां पे? रंगून में। रंगून था बर्मा में, ये आगे मैं बताऊंगा। यस हर्ष और अरुण, क्या आपको ये चीजें समझ में आई हैं? यस सर। यस सर। अब देखो क्या होता है, लोग कहते हैं कि उस टाइम हिंदू और मुस्लिम में यूनिटी नहीं थी, हिंदू और मुस्लिम आपस में भी लड़ते थे, लेकिन इस वाले रिवोल्ट के अंदर हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। अब यार, जो रिबेलियन स्टार्ट किया है वो बेसिकली एक हिंदू ने स्टार्ट किया था। उसने अपना पॉलिटिकल लीडर किसको माना? बहादुर शाह जफर, जो कि एक मुस्लिम था। इस वाले रिवोल्ट में कोई भी हिंदू मुस्लिम का क्लैश देखने को नहीं मिला, और इवन हिंदू मुस्लिम ने एक दूसरे का बहुत ज्यादा साथ दिया इस रिवोल्ट को सक्सेसफुल करने के लिए। ये चीज समझ में आई? यस सर। अब देखो, जैसे जैसे ये रिवोल्ट बढ़ता जा रहा था, आगे जा रहा था, हर जगह से लोग इसके साथ जुड़ने लगे। सिविलियंस इसके साथ जुड़ने लगे, जो छोटे मोटे कल्टीवेटर्स होते थे वो इसके साथ जुड़ने लगे, जो लोग मतलब थोड़ा बहुत ट्राइबल सपोर्ट भी मिला इनको। अब देखो क्या होता है,
अब जो छोटे मोटे कल्टीवेटर्स थे ना, उन्होंने इस रिवोल्ट का फायदा कैसे उठाया मैं आपको बताता हूं। देखो, जब ये रिवोल्ट हो रहा था, अंग्रेजों के ऊपर हमले किए जा रहे थे, मतलब हर तरफ केओस का माहौल था। तो क्या होता है, जो छोटे मोटे पीजेंट्स थे, जो उन्होंने क्या किया, जो जमींदार के पास उस टाइम के जमींदार और लैंडलॉर्ड थे, उनकी जितनी भी खाता बुक थी, मतलब जिनके ऊपर हर चीज का हिसाब लिखा हुआ था, किसको किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, उसको जला दिया। किस लिए? क्योंकि वो जो जमींदार और लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने बहुत ही ज्यादा उन कल्टीवेटर्स को एक्सप्लॉइट किया था और उनकी जमीनों के ऊपर कब्जा करके रखा था। जब वो रिकॉर्ड बुक को ही जला दिया, तब इतने सारे रिकॉर्ड्स को वो जमींदार कहां से वापस लाएंगे दोबारा से? ये सब चीजें भी इस रिवोल्ट में हुई थी। यहां तक चीजें समझ में आई? यस सर। हाँ, अब देखो, हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बनती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस बनते हैं कि कौन सी जगह से किसने रिवोल्ट को लीड किया। यहां से क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछ लेंगे, विच पर्सन वाज लीडिंग द 1857 रिवोल्ट फ्रॉम कानपुर, फ्रॉम लखनऊ, एटसेट्रा। ये चीज समझ में आई? यस हर्ष और अरुण? यस सर। अब देखो, दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में ना एक बंदा था, जनरल बख्त खान। अब दिल्ली में कौन लीड कर रहा था? बहादुर शाह जफर। और ये जो जनरल बख्त खान था ना, ये कौन था? बहादुर शाह जफर का कमांडर था, मिलिट्री कमांडर। तो बहादुर शाह जफर के नाम पे ये बंदा लीड कर रहा था। लेकिन अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हु वाज लीडिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम दिल्ली, तो आप जनरल बख्त खान का नाम लिखोगे। यहां तक क्लियर हुई बात हर्षदीप और अरुण? यस सर। यस हाँ, अब सर। एक काम करिए, मैं आपको ये चीजें लिखवा दे रहा हूं, आप नोट डाउन करते जाइए। लिखिए, हेडिंग बनाइए, सेंटर्स एंड लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट। पहला लिखिए दिल्ली, दिल्ली में लिखिए जनरल बख्त खान, who was the military commander of बहादुर शाह जफर। लिख लिया? यस हर्षदीप और अरुण? यस सर। यस ठीक है। अब अगला लिखिए कानपुर। अब देखो, कानपुर से नाना साहेब जो थे वो लीड कर रहे थे। और नाना साहेब कौन थे? नाना साहेब जो थे ना, ये जो पेशवास थे मराठा एम्पायर के, उनके लास्ट जो रूलर था बाजीराव टू, उनके अडॉप्टेड सन थे ये नाना साहेब। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो पेशवा का थ्रोन था उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, और ये उस जगह को छोड़ के कानपुर के आसपास आके रहने लगे। और जैसे 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, इन्होंने भी अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने क्या किया, कानपुर में और कानपुर के आसपास के इलाकों से लोगों को इकट्ठा करके ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक्टिविटीज करनी इन्होंने स्टार्ट करी। चीज समझ में आई? नाना साहेब कौन थे? हाँ, जो लास्ट पेशवा थे बाजीराव टू, उनके अडॉप्टेड सन थे। लिखिए कानपुर में, फ्रॉम, हाँ, एट कानपुर नाना साहेब was leading the revolt of 1857। अब अगला लिखिए लखनऊ। लखनऊ में बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल,
ये भी मतलब काफी अच्छे तरीके से मतलब फाइट कर रही थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अब देखिए ये एक लेडी होके कितना बड़ा इन्होंने रोल प्ले किया। उस टाइम जो लेडीज थी वो अपने आप को इंफीरियर मानती थी मेन से, लेकिन इन्होंने एक ये और एक रानी लक्ष्मीबाई झांसी, ये दो ऐसी वुमेन थी जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1857 में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। अब इन्होंने बहुत मतलब अच्छी तरीके से ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई करी, लेकिन ब्रिटिशर्स के पास रिसोर्सेज ज्यादा थे, तो ब्रिटिशर्स ने लखनऊ में भी जो 1857 का रिवोल्ट था उसको सप्रेस कर दिया, राइट। सप्रेस करने वाले कौन थे? सर कॉलिन कैंपबेल थे। सर कॉलिन कैंपबेल, ये लिखो मत, मैं जस्ट बता रहा हूँ। इन्होंने मतलब लखनऊ में प्रेस करना, हाँ हाँ, अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो मिलिट्री कमांडर थे ब्रिटिशर्स के, उन्होंने, राइट। अब अगला लिखो, बरेली में, एट बरेली, खान बहादुर। ये खान बहादुर कौन थे? ये ना एक्स रूलर थे रोहिलखंड के एम्पायर के, और ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इनसे एम्पायर छीन के इनको एक पेंशन पे रख दिया था। तो जब इन्होंने ये देखा कि यार हाँ ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई बड़ी चीज हो रही है, तो इन्होंने उस पेंशन को ठुकरा के ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। यस हर्ष और अरुण, चीजें समझ में आ रही है ना? कहीं पे कोई डाउट तो नहीं है? यस सर। यस हर्ष? नो सर। ओके। अगला लिखिए, शाहमहल, शाहमल, SHAH, शाहमल। ये थे बागपत में, BAGHPAT, बागपत उत्तर प्रदेश। बाघ, BAGHPAT, बागपत। यार ये बंदा ना कोई रूलर नहीं था, कोई बड़े खानदान से लिंक नहीं रखता था, ये एक छोटा सा विलेजर था, और इसने मतलब अराउंड 84 विलेजेस को रिवोल्ट ऑफ 1857, जो बागपत के आसपास के 84 गांव थे ना, उनमें जा जाके खुद जाता था ये, गांव 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 के हर एक घर में जाके लोगों को अपने साथ जोड़ता था। इसने ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक एस्पिनेज सिस्टम भी सेटअप किया। एस्पिनेज समझते हो क्या होता है? यस अरुण और हर्ष? एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। क्या होता है एस्पिनेज, पता है आपको? एस्पिनेज होता है स्पाइंग वाला सिस्टम। स्पाई तो पता होगा, हाँ, जासूसी वाला सिस्टम। ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस बंदे ने जासूसी वाला सिस्टम भी सेटअप किया था। शाहमाल कहां से था? ये बागपत। यस। अब अगला लिखिए, कुंवर सिंह। हाँ, ये बिहार से थे। सर दोबारा बताइए नाम। कौन सा वाला? ये वाला नाम, कुंवर सिंह, KUNWAR, कुंवर सिंह। बिहार में इन्होंने रिवोल्ट को लेड किया था। ये एक जमींदार थे। अब अगला लिखो, मौलवी अहमदुल्ला, ये फैजाबाद से थे। अब आती हैं रानी लक्ष्मीबाई। यस हर्ष और अरुण, रानी लक्ष्मीबाई कहां से थी? झांसी से सर। यस, झांसी से। अब देखो क्या होता है, ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रही होती हैं, किस लिए? अब देखो, मैंने आपको एक पॉलिसी बताई थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। यस हर्ष, मुझे बताइए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या थी? सर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में, हाँ, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या?
Yes, Harsh, what was doctrine of lapse? Be quick. Yes, Arun, what was doctrine of lapse? सर ये मेरा हुआ नहीं है। अच्छा, ये हुआ नहीं आपका? नो सर। यस हर्ष, जल्दी बताइए। मैंने करवाया ना हर्ष ये आपको? यस सर। तो बताइए क्या थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? सर याद नहीं है? ना सर। यस निवेश, क्या थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? यस, इसमें क्या था, जो किसी भी रूलर का अडॉप्टेड सन था वो अपने पेरेंट की पर्सनल प्रॉपर्टी पे, प्राइवेट प्रॉपर्टी का तो सक्सेसर था, लेकिन जो रूलर का स्टेट था जिसके ऊपर किंग रूल कर रहा था उसका सक्सेसर नहीं था। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते थे। अब क्या था, जो लॉर्ड डलहौजी था उसने झांसी को ऐसे ही क्या कर लिया था, एनेक्स कर लिया था, जिसकी वजह से जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़ी हुई थी। अब क्या होता है, ये पहले तो अकेले लड़ रही होती है, लेकिन बाद में इनको कौन ज्वाइन करता है? तात्या टोपे। तात्या टोपे कौन थे? इनके रिश्तेदार नहीं थे, मैंने नाना साहेब बताया था, नाना साहेब के कमांडर थे। जब नाना साहेब हार जाते हैं तो नाना साहेब क्या करते हैं, कानपुर छोड़ के नेपाल की तरफ चले जाते हैं, और तात्या टोपे बाद में किसको ज्वाइन कर लेता है? झांसी की रानी को, राइट, रानी लक्ष्मीबाई को। यस हर्ष और अरुण, यहां तक चीजें समझ आई हैं आपको? यस सर। जी हाँ। अब देखो क्या होता है, ये रिवोल्ट काफी चला, मतलब लगभग 1 साल तक ये रिवोल्ट चला, लेकिन जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस रिवोल्ट को सप्रेस कर देते हैं, इस रिवोल्ट को दबा देते हैं, और धीरे धीरे करके ये रिवोल्ट काबू में आने लगता है। जो तात्या टोपे होते हैं वो हार के, जब उनको ऐसा लगता है कि वो पकड़े जाएंगे या ब्रिटिशर्स के हाथों मारे जाएंगे, तो वो कहाँ चले जाते हैं? नेपाल। जो बेगम हजरत महल होती है वो भी नेपाल जाने पे मजबूर हो जाती हैं। रानी लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते बैटलफील्ड पे ही शहीद हो जाती हैं। तात्या टोपे जो होते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के शहीद होने के बाद वो जंगलों की तरफ भाग जाते हैं ब्रिटिशर से छुपते छुपते, लेकिन 1858 में अप्रैल के आसपास वो जंगल में सो रहे होते हैं जब ब्रिटिशर्स की रेड पड़ती है उस जंगल में, और क्या करते हैं, तात्या टोपे को भी मार दिया जाता है। ब्रिटिश की ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं थी नेपाल में, इसीलिए। एंग्लो नेपलीज वॉर हुई थी जिसमें ट्रीटी ऑफ सगौली साइन हुई थी। ट्रीटी ऑफ सगौली में क्या हुआ था, जो कुमाऊं वाला रीजन है, शिमला वाला रीजन है, ये सब ब्रिटिशर्स ने कहा था कि ये सब आप हमें दे दो, बाकी जो आपका अपना वाला है, जो एरियाज आपके पास बचेगा हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये चीज हुई थी। ऐसा कहा जाता है नेपाल ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं बना। हाँ, गुलाम बन सकता था, लेकिन ट्रीटी ऑफ सगौली साइन हुई थी बिटवीन नेपाल किंग एंड ब्रिटिशर्स, जिसमें नेपाल ने क्या किया था, कुमाऊं वाला रीजन, जो गढ़वाल का कुमाऊं वाला रीजन है, शिमला वाला कुछ रीजन, और एक वहां पे जगह पड़ती है तेराई वाला रीजन, वो वाला सब ब्रिटिशर्स को दे दिया था, और ऐसा कहा था कि आप अब हमारे इंटरनल अफेयर्स में बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करोगे। यस, चीज क्लियर हुई? यस सर। यस अरुण? यस सर। ओके। अब देखो क्या, अब आप लोगों को क्या लगता है, क्यों जो इंडियंस थे वो ब्रिटिशर से हार गए? क्यों ये रिवोल्ट जो इतना बड़ा था, इतनी बड़ी मास पॉपुलेशन ने इसमें हिस्सा लिया था, फिर भी हम लोग जो थे, इंडियंस जो थे, वो ब्रिटिशर्स के आगे हार गए? यस अरुण, आपसे स्टार्ट करते हैं, बताओ। नो आइडिया। नो आइडिया। यस हर्ष? सर उनकी मिलिट्री सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग थी, इसलिए। ठीक है, और?
सर नहीं, बस इतना ही। यस निवेश। ठीक है ठीक है। देखो क्या होता है, पहला रीजन था कि जो ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन था 1857 के रिवोल्ट में वो एब्सेंट था। अब ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन का मतलब क्या, देखो जो है, हाँ, जो जितना भी पार्टिसिपेशन था इस रिवोल्ट में वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड से था, मोस्टली नॉर्दर्न साइड से, लेकिन जो सदर्न वाला साइड था वो बिल्कुल भी इस रिवोल्ट में शामिल नहीं हुआ था। तो पहला जो पॉइंट हो गया वो क्या हुआ, ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन वाज एब्सेंट। अब दूसरा चीज, जो पढ़े लिखे और एजुकेटेड लोग थे उन्होंने इस रिवोल्ट को बॉयकॉट किया था, क्योंकि उन लोगों की आइडियोलॉजी क्या थी यार, देखो पढ़ लिख किसके अंडर रहे थे, वो ब्रिटिशर्स के अंडर रहे थे, कुछ इंग्लैंड भी जा रहे थे पढ़ने के लिए, तो उनकी आइडियोलॉजी ये हो गई थी कि जो ब्रिटिशर्स इंडिया में है वो इंडिया के भले के लिए हैं, इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। और जो ये लोग इनके खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हैं, ये इनकी सोच जो है, इनकी जो आइडियोलॉजी है बिल्कुल ही बैकवर्ड है, ऑर्थोडॉक्स है। दूसरी चीज पता लगी। तीसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि जो हथियार थे ब्रिटिशर्स के वो बहुत ज्यादा अच्छे थे। अब अच्छे क्यों थे, ब्रिटिशर्स इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, पैसा बहुत ज्यादा आ रहा था। जब बहुत ज्यादा पैसा आ रहा था तो उनके पास जो हथियार होंगे वो भी मॉडर्न होंगे और अच्छे होंगे एज कंपेयर टू इंडियंस। इंडिया वाले किससे लड़ रहे थे, कुछ बहुत ही बंदूकें थी, ज्यादातर तलवारों से, भालों से लड़ रहे थे। अब कहां बंदूक कहां तलवार, राइट। और देखो क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स थे, मैंने आपको बताया था कि थ्रू सब्सिडरी अलायंस, थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उन्होंने क्या किया था, जो इंडियन स्टेट्स की आर्मी थी उसको डिसबैंड कर दिया था और उसकी जगह क्या, अपने आर्मी को रखा हुआ था, राइट। अब जब इंडियंस के पास आर्मी ही नहीं थी तो इंडियंस लड़ेंगे कहां से। आर्मी का मतलब मेरे आर्मी से मेरा मतलब ये है कि इंडियंस के पास ट्रेंड सोल्जर्स नहीं थे, जितने भी लोग लड़ रहे थे वो सिविलियन थे और सिविलियन के पास कोई मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं होती है। तो जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे वो वेल ट्रेन्ड थे एज कंपेयर टू इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। अब देखो जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास एक कॉमन कॉज था इंडियन से लड़ने के लिए कि हमें इस रिवोल्ट को किसी भी तरीके से खत्म करना है, नहीं तो इसकी वजह से हमारे ट्रेड को नुकसान होगा, साथ ही साथ क्या होगा, जो हमने इंडियंस के ऊपर इतना इन्फ्लुएंस बनाया है वो भी खराब होगा। उनके पास एक कॉमन कॉज था ब्रिटिशर्स के पास इंडियन का ये रिवोल्ट सप्रेस करने के लिए। लेकिन जो इंडियंस थे वो किस लिए लड़ रहे थे, कोई बंदा जो था वो अपने जमींदार से परेशान था, कोई जो बंदा था वो किस लिए लड़ रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं, कोई इसलिए लड़ रहा था क्योंकि उनको ब्रिटिशर्स का राज पसंद नहीं है। तो मतलब कोई एक कॉमन सेंस ऑफ आइडियोलॉजी नहीं थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए। यस हर्ष और अरुण, यहां तक चीजें क्लियर हुई हैं आपको? यस सर। यस यस निवेश, यहां तक जो भी मैंने आप लोगों को बताया है, कैसे रिवोल्ट के कॉज क्या थे, रिवोल्ट का कोर्स क्या था, अब रिवोल्ट सप्रेस कैसे हुआ, कौन कौन कहां चला गया, किसकी कैसे डेथ हो गई, और फेलियर के रीजंस क्या थे, क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आया है? यस सर। यस अब सर। हाँ, अब देखो क्या होता है। अब ये जो रिवोल्ट होता है इसके बाद आती है क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन। अब क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन क्या थी वो मैं आपको बता देता हूं। क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन आती है 1858 में, बेसिकली 1 नवंबर 1858। और उस प्रोक्लेमेशन को लॉर्ड कैनिंग एक दरबार लगाते हैं, कहां पे, इलाहाबाद दरबार, वहां पे सुनाया जाता है। अब इस प्रोक्लेमेशन की इंपॉर्टेंस क्या थी ये सुनो, फिर उसके बाद मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगा। इंपॉर्टेंस ये थी, इससे पहले क्या होता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो रूल कर रही थी इंडिया के ऊपर,
लेकिन क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन आने के बाद क्या होता है, जो इंडिया था वो डायरेक्ट किसके अंडर आ गया था, ब्रिटिश क्राउन के अंदर। ये चीज समझ में आई? यस अरुण? हाँ। और इस प्रोक्लेमेशन के आने के बाद क्या होता है, जो गवर्नर जनरल था उसका टाइटल चेंज करके वॉइसरॉय कर दिया गया। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उसके बाद क्या हुआ, वॉइसरॉय। हाँ, फिर उसके बाद वॉइसरॉय हुआ किसके थ्रू, क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन 1858। यस, तो इसमें लिख लो आप लोग, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द रिवोल्ट। The revolt of 1857, the revolt of 1857, though completely suppressed, had shaken the very foundations of British rule in India, had shaken the very foundations of British rule in India, for the simple reason that the revolt exhibited the popular character. नेक्स्ट पॉइंट बनाओ। सिंपल रीजन दैट द revolt exhibited the popular character. अगला पॉइंट बनाओ, it brought about fundamental changes in the character of, it brought about fundamental changes in the character of Indian administration which was transferred from the East India Company to the Crown by the Queen Victoria's proclamation of 1 November 1858. अब अगला पॉइंट इसी में लिखो, एट द सेम टाइम द गवर्नर जनरल received the new title of Viceroy, 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 and Lord Canning, Canning, Lord Canning got the unique opportunity to become the
फर्स्ट गवर्नर फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1858. अब देखो, क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 के साथ ही आता है, इसमें क्या कहा जाता है सुनो। जो क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन होती है वो ये कहती है कि अब हम एनेक्सेशन वाला जो दौर था इंडिया में उसको टोटली खत्म कर देंगे, और जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियंस की राइट्स की, इंडियंस की डिग्निटी की पूरी पूरी ख्याल रखेंगे, कि मतलब अब हम आपको बिल्कुल भी एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, आपके साथ जैसा बिहेव होते हुए आया है हम वैसा नहीं करेंगे। ब्रिटिशर्स ऐसा नहीं, किसी भी स्टेट के साथ ऐसा नहीं करेगा कि उसको जबरदस्ती अनेक्स कर ले। ये चीज समझ में आई हर्ष और अरुण? यस सर। ओके, अब देखो क्या होता था। मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, क्रिश्चियन मिशनरीज भेजते थे इंडिया में धर्म परिवर्तन करवाने के लिए। तो इस चार्टर के अंदर ये कहा गया कि जो अब हम ब्रिटिशर्स हैं, हम आपके धर्म की पूरी पूरी ख्याल रखेंगे, उसकी पूरी पूरी रिस्पेक्ट करेंगे, और आगे से ऐसे भी किसी के भी साथ जबरदस्ती धर्म परिवर्तन वाला सिस्टम नहीं होगा। यस, ये वाली चीज समझ में आई? यस हर्ष? यार आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। अगली चीज जो मैंने आपको बताई थी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस के साथ भेदभाव करते थे, किस चीज में? सर्विसेज में, गवर्नमेंट सर्विसेज में। मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उनको हायर पोस्ट मिली होती थी, वाइल जो इंडियंस थे वो उनके सबऑर्डिनेट थे। इंडियंस को सैलरी भी बहुत कम पे करी जाती थी एज कंपेयर टू दी ब्रिटिशर्स। तो इसके अंदर ये कहा गया कि हम इंडियंस को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएंगे इन गवर्नमेंट सर्विसेज। ये वाली चीज समझ में आई? अब देखो इसमें क्या हुआ। इस वाले जो 1857 का रिवोल्ट था, इसमें इंडियन सोल्जर्स ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो ब्रिटिशर्स को ये एक शक हो गया था कि अब हम इंडियंस के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो क्या किया ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट के बाद इंडिया में इंडियन के जो इंडियन पीपल थे ब्रिटिश आर्मी में, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, उनकी जो संख्या थी उनको ड्रास्टिकली रिड्यूस किया। मतलब और ज्यादा ब्रिटिशर्स को रिक्रूट करना शुरू किया जो इंडिया में आर्मी प्रेजेंट थी ब्रिटिशर्स की, और इंडियंस को उसमें से निकालना शुरू किया। ये वाली चीज समझ में आई हर्ष और अरुण? यस सर। और Yes, किस लिए निकालना शुरू किया इन्होंने इंडियंस को? हाँ, ताकि दोबारा ऐसा कोई बड़ा रिवोल्ट ना हो पाए। क्योंकि यार जो इंडियन सोल्जर्स थे वो ट्रेंड थे, और उन्होंने काफी सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को भी मार दिया था। चीज समझ में आई? और जितनी भी हायर पोस्ट थी ना, अभी भी बोल तो दिया क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन में कि हम इक्वालिटी प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट सर्विसेज में, लेकिन स्टिल जितनी भी गवर्नमेंट की हायर पोस्ट थी उसके ऊपर इंडियंस को नहीं रखा जाता था, उसके ऊपर सिर्फ ब्रिटिशर्स की ही अपॉइंटमेंट होती थी। यस, ये वाली चीज समझ में आई? ये था 1857 का पूरा रिवोल्ट। यहां तक आप लोगों को कोई डाउट है? यस हर्ष और अरुण? नो सर। नहीं? अब देखो एक चीज मैं आपको और बता देता हूं। आप लोगों ने आईपीसी के बारे में सुना है, इंडियन पीनल कोड, जिसके अंदर हमारा जो अभी का करंट लॉ है वो लोगों को सजा सुनाता है। यस हर्ष और अरुण? यस सर। सुना है? यस हर्ष? सर फिर से रिपीट करना। आईपीसी के बारे में सुना है, इंडियन पीनल कोड, जो हम न्यूज में सुनते हैं कि आईपीसी धारा के अंदर इसको इतनी सजा सुनाई गई, ऐसा ऐसा। यस सर।
हाँ, तो ये आईपीसी कब बनाई थी? 1861 में। 1861 में आईपीसी को बनाया गया था, इंडियन पिनल कोड को, ताकि 1857 वाला रिवोल्ट जैसा साहस करने का कोई भी इंडियन सोचे भी ना। नहीं, विक्टोरिया ने बनाया था, मतलब ब्रिटिशर्स ने ये कोड लेके आए थे 1861 में, जिसके अंदर सजा लिखी हुई थी हर एक क्राइम के लिए। और उन सजा को इतना ज्यादा सख्त बनाया गया था, इतना ज्यादा सख्त बनाया गया था कि कोई अगर गलती से उसमें फंस जाता था तो उस बंदे को देख के आसपास के 4-5 लोगों में अपने आप ही खौफ बैठ जाता था। और उसी की वजह से हमें 1947 में जाके आजादी मिली है। देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 80 ईयर्स तक, 87 ईयर्स तक इतना बड़ा कोई रिवोल्ट दोबारा हो नहीं पाया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जितने भी लॉ बना दिए थे, जितने भी कानून बना दिए थे, वो इतने ज्यादा सख्त कर दिए थे कि लोगों की बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं होती थी दोबारा ऐसे किसी रिवोल्ट को परफॉर्म करने की। आपको पता है कि इस रिवोल्ट में ऑलमोस्ट 1857 के रिवोल्ट में ऑलमोस्ट 1,50,000 लोगों की मौत हुई थी। 1,50,000 इंडियंस की मौत हुई थी, और उसमें से 1 लाख सिविलियंस थे। यानी कि आप लोग समझ सकते हो कि इसमें ज्यादातर रोल 1857 के रिवोल्ट में सिविलियंस का था। अगर हमारे पास 1 लाख के करीब भी सोल्जर्स होते जो ट्रेंड होते वॉरफेयर में, तो भी हम ब्रिटिशर्स का अच्छी तरीके से मुकाबला कर पाते। ऐसा भी हुआ था, कुछ जो इंडियन रूलर्स थे, इंडियन किंगडम्स थे, उन्होंने इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दिया था। जैसे सिंधिया ने, जो सिंधिया मैंने आपको बताया था, सिंधिया कहाँ के थे? मराठा एम्पायर में बताया था। कहाँ के थे सिंधिया? ग्वालियर, सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, राइट। और हाँ ठीक है, हाँ, इन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। इन्होंने जो रिबेल्स थे 1857 के, उनको अपने मतलब स्टेट में पनाह देने से मना कर दिया था कि हम आप लोगों को नहीं रखेंगे, अदरवाइज जो ब्रिटिशर्स होंगे वो हमारे ऊपर भी हमला कर देंगे। इवन इन्होंने ये भी किया था, कुछ रिबिलियंस को ब्रिटिशर्स को हैंडओवर भी किया था कि आप इन्हें ले जाइए, ताकि इसलिए ताकि ये ब्रिटिशर्स की नजरों में अच्छे बन जाए। यस, चीज समझ में आई हर्ष और अरुण यहां तक? यस सर। कोई डाउट है? अब मुझे ये बताइए हर्ष, मैंने लास्ट टेस्ट आपका कहां तक लिया था? सर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। पूरा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। उसके बाद मैं आपको क्या क्या करवा चुका हूं, एक बार मेरे को बताओगे आप? यस सर। बता दो जल्दी से। सर आपने उसके बाद हमें एंग्लो फ्रेंच वॉर कराई थी। ठीक है, उसके बाद? सर उसके बाद बैटल ऑफ प्लेक्सी और ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, एंग्लो मराठास वॉर, राइट, एंग्लो पंजाब, कंक्वेस्ट ऑफ सिंध, है ना। उसके बाद कुछ मैंने सोशियो ये मैंने अपराइजिंग्स बिफोर दी 1857 और 1857 का रिवोल्ट, इसमें से कुछ 40 से 50 क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के, राइट। और माइट बी मंडे, अगर मंडे नहीं हो पाया तो ट्यूसडे आप लोगों का टेस्ट होगा, ठीक है हर्षदीप? ओके सर। और अरुण, आपने मेरे को बताओगे आपने कहां से कहां तक करे हैं टॉपिक्स? सर फर्स्ट एंग्लो मराठा वार से लेके सर रिवोल्ट ऑफ 1857 तक। यस सर। ठीक है, तो आपके जितने क्वेश्चंस होंगे वो आपके लिए 1857 के रिवोल्ट तक, कहां से? मराठास से। तो मैं ठीक है ये सर। टेस्ट आपको डाल दूंगा। निवेश, आप भी टेस्ट दे देना। एडवेंट ऑफ यूरोपियन किया आपने? ठीक है, तो लेकिन बाकी तो किया ना, वहां से क्या कहते हैं, मराठा से किया है, उसके पहले नहीं किया? सर मैं इनका टेस्ट लूंगा, एक सेकेंड। एंग्लो कर्नेटिक वॉर से ले लूंगा मैं, बेसिकली कर्नेटिक वॉर से ले लूंगा। कर्नेटिक वॉर हो जाएगी बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, उसके बाद एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो पंजाब वॉर, कंक्वेस्ट ऑफ सिंध,
ये सब चीजें, उसके बाद अपराइजिंग्स बिफोर द 1857 और रिवोल्ट ऑफ 1857। यस अरुण, आप कुछ बोल रहे थे? नो सर। ओके, तो आज जो भी मैंने आपको करवाया है चीजें समझ में आई हैं? कहीं पे कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। या देखो, हिस्ट्री को ना ऐसे ही पढ़ते हैं, जो लिखवाने वाली चीजें होती हैं वो मैं लिखवा देता हूँ, ओके सर। और क्योंकि स्टोरी के थ्रू ही ये चीजें याद रहती हैं, स्टोरी याद रहेगी तो फैक्ट्स अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो क्या कहते हैं, मैं मंडे को हो सकेगा तो मंडे को ही आप लोगों को टेस्ट दे दूंगा, अदरवाइज अगर मंडे को नहीं हो पाएगा तो मैं ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा। और ये जो आप लोगों को निम्बस ने बुक्स प्रोवाइड करी हैं हिस्ट्री की, इसमें से प्लीज पढ़ लीजिएगा जो मैंने आपको अपराइजिंग्स कराई हैं, क्योंकि मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट वाली अपराइजिंग्स करवाई है, और जो बाकी की अपराइजिंग्स हैं वो आप लोग इस बुक में से देख लीजिएगा। राइट? ओके सर। यस हर्ष, एम आई क्लियर टू यू? यस सर। ओके, चलिए, थैंक यू। बाकी क्लास मंडे करेंगे। राइट? थैंक यू। ओके, थैंक यू, वेलकम।